तो भारत के नागरिक बनने के लिए 4-5 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहां पर जन्म लें। दूसरा है वंश के अनुसार, यानी आपके माता पिता भारत के नागरिक हों। तीसरा तरीका है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। चौथा तरीका है प्राकृतिकरण, यानी यहां पे आप रह रहे हो कुछ समय से। और पांचवा तरीका है कि भारत में किसी और भूमि का विलय हो गया है तो वहां के लोग भारत के नागरिक बन जाते हैं। अब ये संशोधन क्या आया है? ये संशोधन आया है जो सेक्शन 2 है नागरिक संशोधन अधिनियम का, उसके अंदर ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है अवैध प्रवासी कौन है? तो अवैध प्रवासी वो विदेशी है जो भारत में आया है बिना पासपोर्ट के, बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी कागजात के, या जो भारत में रह रहा है जब उसकी निश्चित समय सीमा समाप्त हो चुकी है उसके बाद भी बिना कागजों के भारत में रह रहा है, वो अवैध प्रवासी है। उसको भारत जेल में डालेगा और उसको भारत डिपोर्ट करेगा सभी लोगों को। लेकिन इसमें एक राहत दी गई है, इसमें एक छूट दी गई है कि जो 3 पड़ोसी इस्लामिक देश यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, ये अल्पसंख्यक जो भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 तक आए हैं, यानी 5 साल से भारत में रह रहे हैं, उनको अवैध प्रवासी नहीं कहा जाएगा, उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर यही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब लोग कहते हैं ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं है, ये एक राहत दे रहा है, प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता दे रहा है, ये किसी की नागरिकता ले नहीं रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आप केवल जो गैर मुस्लिम हैं उन्हीं को आप नागरिकता क्यों दे रहे हो? क्योंकि 1947 में ये पूरा हिंदुस्तान था। रात को वो सोए थे तो हिंदुस्तान में सोए थे, सुबह उठे थे तो वो पाकिस्तानी हो गए थे या बाद में बांग्लादेशी हो गए थे। उस समय 1950 में नेहरू लियाकत अली पैक्ट साइन हुआ था वहां के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर में कि दोनों और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा की जाएगी, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जाएगा। पर क्या हुआ आप और हम सभी को मालूम है, वहां पर 3 ही तरह की चॉइसेस दी गई। या आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, या आप मारे जाइए, नहीं तो आप भागकर भारत में आ जाइए। अदरवाइज क्या कारण है जो 1947 के आसपास 23% वहां पर गैर मुस्लिम था, जो हिंदू था, आज वो 1% रह गया है। बांग्लादेश में भी 22-23% हिंदू था, आज वो 3% के आसपास रह गया है। कहां गए ये लोग? मुझे ध्यान है, मैंने पढ़ा है, जोगेंद्र नाथ मंडल जी, आपने उनका नाम सुना होगा। वो भारत के बहुत बड़े एक दलित नेता थे 1947 में। उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। वो पाकिस्तान चले गए 1947 में और वहां जाकर वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने। एक दलित थे वो हिंदू भाई थे, जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा मैं यही रहूंगा, पर 3 साल के बाद उन्होंने वहां रिजाइन करके और वापस भारत में आ गए। क्यों आए भारत में? उन्होंने कहा हम हिंदू, हम सिख वहां पर स्टेटलेस बन गए थे, हमारा कोई राज्य, कोई देश नहीं बचा था। हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर जूते की दुकान खोल दी गई थी, वहां पर मांस की दुकानें खोल दी गई थी, वहां पर कब्जे हो गए थे। लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको किडनैप करके उनसे जबरदस्ती कन्वर्ट करके निकाह कर लिया जाता था। हमें काफिर कहकर कहा गया तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। इतनी प्रताड़ना हुई कि नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान में है वहां कहा गया कि हर साल 5000 हिंदू भारत आता है।
ये उनकी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में कहा गया। इसीलिए जो 70 साल से काम होना था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने कहा, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा, उस समय के सब लीडर्स ने कहा, वो ये कहा कि भारत का नैतिक कर्तव्य है, भारत का मौलिक कर्तव्य है, मानवीय कर्तव्य है कि जो प्रताड़ित वहां हिंदू सिख है उनको वापस भारत में वो आ सके, वो रह सके, उनकी रक्षा हो, सम्मान के साथ जी सके। ये सब प्रस्ताव है, कांग्रेस का प्रस्ताव है जी 5 नवंबर 1947 का, कि जो भी गैर मुस्लिम वहां पर पाकिस्तान में है वो भारत में आए, हम उनको रक्षा प्रदान करेंगे। आपके पार्लियामेंट के प्रस्ताव हैं ये सारे। तो सभी पार्टीज ने कहा कि बहुत प्रताड़ना हो रही है, उनके लिए कुछ करिए, पर आज तक कुछ किया नहीं गया था। इस सरकार ने कहा है, एक विंडो खोली है, एक नैरो विंडो खोली है कि जो पिछले 5 साल से भारत में आकर भारत की शरण में आए हैं, वहां के प्रताड़ना का शिकार हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है इसलिए भारत में आए हैं, यहाँ नरक का जीवन बिता रहे हैं। वो कहते हैं मर जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, वहां कुछ नहीं है, ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, तो उनको हम नागरिकता देते हैं। अब प्रश्न उठता है, कई सारे प्रश्न उठते हैं। प्रश्न उठता है, अरे पाकिस्तान में तो अहमदिया भी हैं, अफगानिस्तान में हजारे भी हैं, शियाज भी हैं, उनको क्यों नहीं? क्योंकि वो मुसलमान हैं। इस्लामिक राज्य में उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। वो कहते हैं जो श्रीलंका से तमिल आए हैं उनको क्यों नहीं? क्योंकि श्रीलंका इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, इनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। वो कहते हैं रोहिंग्यास को क्यों नहीं? क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है। म्यांमार में, बर्मा में रोहिंग्यास ने अलग से एक उनका देश बनना चाहिए, इसलिए वहां टेररिस्ट एक्टिविटी की, वहां ISIS से संबंध है उनके, वहां से टेरर एक्टिविटीज में शामिल है। गांव के गांव में जहां म्यांमार के बुद्धिस्ट लोग हैं या हिंदू लोग हैं, काफिर कह के उन्होंने कत्लेआम कर दिया। वो शरणार्थी नहीं है। वरना क्या कारण है कि जो रोहिंग्या यहां आते हैं वो 1000 किलोमीटर दूर जम्मू जाकर बस जाते हैं, उनका आधार भी बन जाता है, सब दस्तावेज भी बन जाते हैं, वो शरणार्थी नहीं है और यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। यहाँ पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है और कहा है कि ये हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। बांग्लादेश ने कहा है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेश की और पूरे सब कॉन्टिनेंट की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए उनको नागरिकता हम नहीं दे सकते। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई भी मुस्लिम आकर यहाँ नागरिक नहीं बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे। पिछले 5 सालों में 566 मुस्लिम भारत के नागरिक बने हैं जो विदेशी थे। उन्होंने जो हमारा नागरिक कानून है उसके अंतर्गत अप्लाई किया है, हमने कागजात देखे हैं, वो ठीक है, वो यहाँ के नागरिक बन गए हैं। पर ये जो विंडो खोली है नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ये केवल इस्लामिक पड़ोसी देशों के प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों और अल्पसंख्यकों के लिए ही है। अब अगर आप यहाँ एक प्रॉब्लम का हल निकाल रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि दुनिया की सब प्रॉब्लम्स का हल आपका एक ही संशोधन जो अधिनियम आया है उसके तहत निकले। जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है वैसे वैसे हल निकलता है। अब प्रश्न उठता है, क्या मोदी सरकार पहली सरकार है जो सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट कर रही है और यहाँ पर ऐसे दे रही है नागरिकता? बिल्कुल नहीं। नेहरू जी ने 1950 में वो इमिग्रेंट एक्ट लेकर आए जो असम में, वहां बांग्लादेश से प्रताड़ित लोग आए थे, बांग्लादेश तो तब था नहीं, तब ईस्ट पाकिस्तान था, वहां से लोग आए थे, उनके लिए उन्होंने कहा ये गैर मुस्लिमों के लिए हम नागरिकता प्रदान करेंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने, जब इदी अमीन ने युगांडा में सीधा कहा जितने हिंदू और सिख हैं निकल जाओ, प्रॉपर्टीज को यहां छोड़ जाओ, उस अफ्रीका के देश से यहां हिंदू और सिख आए थे, इंदिरा गांधी जी ने केवल उन्हीं को नागरिकता दी थी। फिर अभी पीछे जब वहां श्रीलंका में प्रॉब्लम बढ़ गई थी, वहां से तमिलियन आए, उनको नागरिकता दी गई।
तो जब जब प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। अब आगे जो बात आती है वो बात आती है, क्या ये जो कानून है ये संविधान के विरोध में है? बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 14 जो कहता है समानता का अधिकार, क्या इसके विरोध में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समानता का अधिकार कहता है जो समान लोग हैं उन्हीं में समानता होगी, जो अनइक्वल्स हैं, जो समान नहीं है, उनमें समानता नहीं हो सकती। मैं एग्जाम्पल दूंगी, जैसे महिलाओं को आरक्षण है पंचायत में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अब लोग कहेंगे अरे ये तो समानता के अधिकार के विरोध है। बिल्कुल नहीं, वो एक वर्ग बना दिया है कि महिला जो समाज द्वारा प्रताड़ित है उनको आरक्षण दिया गया है। ऐसे ही समानता के अधिकार के अंतर्गत ये एक वर्ग है। वर्ग क्या है? पड़ोसी इस्लामिक देशों का प्रताड़ित हिंदू और अल्पसंख्यक, ये एक वर्ग है। इसलिए इनको जो नागरिकता दी जा रही है वो पूरी तरह संविधान सम्मत है। फिर कहा जाता है अरे आर्टिकल 25 जो धर्म के प्रचार प्रसार है उसका ये वायलेशन है। कैसे? जो धर्म का प्रचार है, प्रसार है, पालन है, जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम को भारत में है वो तो है। यहां तो केवल जो विदेशी यहां आना चाहता है, जो अवैध प्रवासी है, उसमें जो प्रताड़ित हिंदू और अल्पसंख्यक है उसके लिए एक विंडो खोल दी गई है। अब इसके बाद बात आती है धर्मनिरपेक्षता के अगेंस्ट में है, मुस्लिम के अगेंस्ट में है। कहां? मुसलमान की तो बात ही नहीं की जा रही। यहां पर बात की जा रही है पड़ोसी देश में जो इस्लाम के नाम पर प्रताड़ित है उनको हम यहां ला रहे हैं। और ला भी क्या रहे हैं? वो ऑलरेडी यहां शरणार्थी है, वो ऑलरेडी यहां 5 साल से रह रहा है। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहां पर आया है, जो ऑलरेडी यहां हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है, यहां रह रहा है, उसी को हम नागरिकता दे रहे हैं। अब बात आती है नॉर्थ ईस्ट में भी बसाओगे क्या? नॉर्थ ईस्ट में तो इतना बवाल मचा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में ये एक्ट लागू नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में जो वहां पर जो मूल वहां आदिवासी ट्राइबल जिनको हम कहते हैं आदिवासी एरियाज हैं, जो 6 शेड्यूल में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और जहां इनर लाइन परमिट एप्लीकेबल है वहां ये एक्ट लागू नहीं होता। अब असम की बात की जाए, देखिए असम में बवाल क्यों है? असम में क्या हुआ कि बांग्लादेश बनने के बाद लगातार, मैं तो कहूंगी 1947 से लेकर 1971 उसके बाद भी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए असम में आते गए। इतने आए कि ऐसा लगा कि असम में भाषा और धर्म के आधार पर ये सब अल्पमत में आ जाएंगे। तो वहां पे 1970s में ये आंदोलन शुरू हुआ, जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है आसू, उसमें और राजीव गांधी की सरकार में एक अकॉर्ड हुआ, असम अकॉर्ड, असम एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया कि 1971 तक जो लोग यहां पर आए हैं, मार्च 1971 तक वो यहां के सिटीजन्स रहेंगे, बाकी लोगों को, घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। उसके तहत एनआरसी की एक्सरसाइज भी शुरू हो रही है। अब बात आती है अरे एनआरसी में आप मुस्लिम्स को बाहर निकाल दोगे? बिल्कुल भी नहीं। एनआरसी क्या है? वो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से बिल्कुल भिन्न है। एनआरसी, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एनआरसी क्या कहता है कि राजीव गांधी और स्टूडेंट्स यूनियन में आसाम में जो एकॉर्ड हुआ था 1971 में, कि 1971 तक जो यहाँ के नागरिक हैं, जो वोटर लिस्ट में है, या जिनके पास राशन कार्ड है, या जिनके पास कोई भी प्रूफ है, लाइसेंस है, बैंक अकाउंट है, जमीन के कागजात है, किराए के कागजात है, कोई भी कागजात है, वो यहाँ के सिटीजन हैं। उसके बाद जो आए हैं, जो घुसपैठी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको वापस जाना है। अब उसमें हिंदू हो या सिख हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबको वापस जाना है। तो ये एनआरसी की एक्सरसाइज जो चल रही है, इसमें पहले लिस्ट आई है और ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। कांग्रेस द्वारा बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। 2013 ऑनवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको अपडेट कीजिए, घुसपैठियों को बाहर निकालिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है। उसमें जो भी घुसपैठिया होगा वो वापस जाएगा।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें जो पिछले 5 साल से हिंदू और सिख प्रताड़ित होकर नरक की जिंदगी हिंदुस्तान में जी रहा है, वो नौकरी के लिए नहीं आया, रोजगार के लिए नहीं आया, गरीब है इसलिए नहीं आया, इसलिए आया है कि अपनी बहन, अपनी बेटी को बचा सके, अपने धर्म को बचा सके। उनके लिए केवल ये विंडो नागरिक संशोधन अधिनियम में ओपन की गई है। अब उसके बाद 2-3 और प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न उठता है, इतना बवाल क्यों है? अगर ये मुसलमानों के विरोध में नहीं है तो इतना बवाल क्यों है? बवाल इसलिए है कि लोगों को पता नहीं है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। दूसरा बवाल क्यों है? क्योंकि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जो जिहादी ताकतें हैं वो इसको फ्लेयर अप कर रही हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है। अरे मुसलमानों को निकाल देंगे, कोई नहीं निकाल रहा भैया। जो हिंदू मुसलमान है, जो क्रिश्चियन है, जो सिख है, जो इस भारत का हिस्सा है, वो इस भारत में ही रहेंगे। इस भारत की सोसाइटी का, इकोनॉमी का वो हमारा हिस्सा है, वो यही रहेंगे, कोई भी इनको नहीं निकाल रहा। फिर क्या कारण है कि जामिया में इतना बवाल हो गया? आप देखिए जामिया में बवाल कैसा हुआ। वो स्टूडेंट्स जिन बेचारों ने पढ़ा नहीं है ये एक्ट, वो सड़कों पर आ गए। वहां पर कांग्रेस के नेता, मैं तो नाम बता सकती हूं आपको, कांग्रेस के नेता आसिफ मोहम्मद खान, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग के लीडर कासिम उस्मानी, आयशा यानी कम्युनिस्ट लीडर चंदन कुमार, इन पर एफआईआर लॉन्च है हिंसा भड़काने के लिए। ये वहां पर हिंसा करवा रहे हैं उनसे। तीसरी बात, जो कट्टरपंथी हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया वहां ये मूवमेंट। सारे स्टूडेंट्स नहीं है जो पथराव कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान था। कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड था? पुलिस कहती है, और हमने भी देखा है सोशल मीडिया में सारे जो वीडियोस आए हैं, बसों में यात्री बैठे हुए थे, पेट्रोल बम फेंके गए। वो पेट्रोल बम कहां से आए? बसें जलाई गई, फायर ब्रिगेड को तोड़ दिया, वहां पर जामिया के अंदर से पुलिस पर पत्थर फेंके गए। कैंपस के अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर कहां से आए? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मुझे तो बहुत से फोन भी आए, घरों में घुसकर उत्पात मचाया गया, भड़काया गया कि 500 शहरों में जहां हम मेजॉरिटी में हैं, चक्का जाम कर देंगे, हम बंद कर देंगे उन शहरों को। यूपी में तो एक पुलिस स्टेशन ही जला दिया गया। पुलिस ने कैसे कहा कि ये सुनियोजित है, प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, कि जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वहां उनके पास गीले कंबल थे जो उन्होंने आंसू गैस के गोलों के ऊपर डाल दिए ताकि उसका इफेक्ट कम हो जाए। उसके बाद वहां पर पेट्रोल बम और स्टोन्स कहां से आए? और तीसरा, जो व्हाट्सएप ग्रुप पुलिस ने पकड़े हैं और सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे, कांग्रेस और कम्युनिस्ट आपस में बात कर रहे हैं कि जो फ्रंट है, फ्रंट में आप लड़कियों को रखो, क्योंकि जब पुलिस है वो लड़कियों पर लाठी चार्ज नहीं करेगी। पुलिस अगर हाथ लगाती है लड़कियों पर तो चीख चिल्लाहट मचा दो कि ये एट्रोसिटीज कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस पुलिसमैन पर फाइल कर दो। और उसके बाद ह्यूमन राइट्स के कमीशन में आप कंप्लेन डालिए। और जो टिपिकल एक लाइन एडवोकेट्स की रहती है, जो ट्रिपल तलाक से राम मंदिर का विरोध करते हैं, और जो जितने भी ऐसे केसेस रहते हैं अफजल गुरु का समर्थन करते हैं, वो खड़ी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में रोने धोने के लिए। लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज कब हुआ? हिंसा को रोकने के लिए हुआ। जो वहां बसों को जला रहे थे यात्रियों को, उनको रोकने के लिए हुआ। स्टूडेंट्स, टीचर्स को, लोगों को बचाने के लिए हुआ। तो इसलिए मैं कहूंगी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है, मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव भी आ रहे हैं, तो इस कारण से भी हो रहा है कि ये वोट बैंक की जो राजनीति रहती है ना, उसके लिए होता है। पर जैसा भी किसी ने कहा कि 1 साल से कोशिश हो रही है कि ये बिल लॉ बन जाए। पिछले साल भी लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में रह गया था। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट 70 साल के बाद एक कोशिश कर रही है कि वो जो हमारा भाई जो 1947 में वो वहीं रह गया था, हम लोग तो भागकर यहाँ आ गए थे ना, हम लोगों के दादा परदादा हमें
जब हम छोटे थे कहानियां बताते थे किस तरह ट्रेनों में आए हैं, जहां लोगों को काटा गया था, मारा गया था, यहां पहुंच के कैसे जीरो से सब कुछ खड़ा किया, छोटा से एक रेफ्यूजी मकान मिला, दुकान मिली और कैसे सब कुछ शुरू किया। वो जो हमारा भाई जिसके पास अवेयरनेस नहीं थी, जिसको लगा मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं होगा, सम्मान मिलेगा, जिसके पास पैसे नहीं थे, वो वहां पर रह गया था। 1% तो बचा है, वो वहां रह गया था। वो आज यहां आना चाहता है। वो तो भारतीय था, जब कांग्रेस ने विभाजन किया तभी तो वो पाकिस्तानी बना था, वो तो भारत का ही पुत्र था। आज वो यहां आ चुका है। वो कह रहा है मुझे केवल नागरिकता दे दो, शरणार्थी कैंपों में जाइए। मैं गई हूं उस कैंप में। वो कह रहे हैं मर जाएंगे, पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते हैं, बेटियों को साथ लेकर वापस नहीं जा सकते हैं। ईश निंदा का कानून है वहां पर। किसी को भी कहकर आपने ईश निंदा की है, आपको वहीं खत्म कर दिया जाएगा और कोई सुनवाई नहीं है शासन, प्रशासन या पुलिस या कोर्ट के द्वारा। तो इसलिए वो प्रताड़ित हिंदू और सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध और जैन आपको कह रहा है कि आज मैं वापस भारत आना चाहता हूं, 70 साल से इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे वापस नहीं लोगे। जो प्रताड़ना का शिकार है उसको वापस नहीं लोगे। और इसीलिए मुसलमानों के बारे में बात नहीं हो रही है। जो वहां बेचारा बच चुका था, 23% से 1% पे रह गया है, वो 0% ना हो जाए, इसलिए आपसे पुकार कर रहा है। ये बात अपने बच्चों को भी बतानी होगी, पड़ोसी को भी बतानी होगी, दुकानदार को भी बतानी होगी, जो अफसर बैठा है उसको भी बतानी होगी, मुसलमान भाई है उसको भी बतानी होगी कि ये सब भारतीय ही तो थे। वहां अगर इस्लामिक राज्य ना होता, प्रताड़ना ना होती, तो वहीं रह जाते ना, यहां क्यों आते? कोई अपना घर बार छोड़कर कहीं नहीं आता और रेफ्यूजी कैंप में आकर नहीं बैठ जाता। उसको नहीं पता कि उसको कभी भी नागरिकता मिलेगी यहाँ पर। इसलिए आज वो पुकार कर आपको कह रहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि हमारी ये सूरत बदलनी चाहिए कि तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में रही हो कहीं भी बंधुत्व और राष्ट्रभक्ति की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय